चलो हम लोग इसके पहले देखना चैप्टर नंबर 10 में प्रकाश के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन किए थे। देखना चैप्टर का नाम था प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन। आज हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। जब प्रकाश का अपवर्तन हम लोग पढ़ लेंगे तब लेंसों के बारे में पढ़ा जाएगा। परावर्तन से दर्पण के बारे में हम लोग अध्ययन किए। अब हम लोग अपवर्तन से लेंसों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। पहले प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना, परिभाषा लिखा गया है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जैसे हवा से पानी में, या पानी से कांच में, या कांच से पानी में, या हवा से पानी में, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो अपनी मूल दिशा से हट जाती है। मतलब जो उसका रास्ता होता है, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, तो तब जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मूल रास्ते से थोड़ा सा क्या होती है, हट जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे 8वीं में, एक पानी भरे हुए ग्लास के अंदर पेंसिल को रखें, फिर बाहर से देखें, पेंसिल आपको टूटी हुई दिखाई देती है। कहने पर प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मूल रास्ते से थोड़ा सा हट जाती है, इसलिए पेंसिल हल्का सा टूटा हुआ दिखाई देता है, जो प्रकाश की अपवर्तन की घटना के कारण से होता है। तो परिभाषा क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल रास्ते से या मूल दिशा से क्या होती है, हट जाए। जैसे मान लीजिए प्रकाश किरण यूं सीधे जा रही है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है तो यूं जा रही है। लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ कोई माध्यम है, अब प्रकाश किरण यूं जा रही थी, अब एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम प्रवेश करेगी तो वहां से थोड़ा सा रास्ता चेंज करके यूं निकल गई, जाना था इधर लेकिन रास्ता इधर बदल ली। तो देखना प्रकाश किरण अपने पथ को चेंज की है, रास्ते को चेंज की है। इसी घटना को प्रकाश का हम क्या कहते हैं, अपवर्तन। अब आकृति में देखना ध्यान से, यहाँ पर ये सतह बनाया हो, सतह का मतलब दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह। मान लिया ऊपर का जो माध्यम है वो हवा का माध्यम है और नीचे का माध्यम जो है वो पानी का माध्यम है, ठीक है ना। दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह है। अच्छा, सतह के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहा जाता है, अभिलंब बना दिया। अब यहाँ से देखना प्रकाश किरण इस तरह से आपतित किया हो, देखना सीधे यूं ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन प्रकाश किरण थोड़ा सा झुक गई है इस ओर, उसके देखना अपने रास्ते से हट गई है, अभिलंब को झुककर इस तरह से आई है। तो इस घटना को हम प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अब गौर करना, जो माध्यम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सघन माध्यम होता है, विरल माध्यम होता है। मतलब जिस माध्यम में जो पार्टिकल्स हैं, अणु या परमाणु अधिक प्रमाण में पाए जाए वो सघन कहा जाता है, और जिसमें कम प्रमाण में पाए जाए वो विरल कहा जाता है। जैसे ठोस, द्रव, गैस में ठोस ज्यादा सघन माध्यम है, द्रव उसकी तुलना में कम सघन माध्यम है, और गैस सबसे कम सघन माध्यम है। मतलब उसको अगर द्रव और गैस की तुलना करेंगे तो इसका मतलब गैस विरल माध्यम गिना जाएगा और द्रव ठोस माध्यम गिना जाएगा, मतलब सघन माध्यम गिना जाएगा। उसी तरह से अगर हवा और पानी का हम विचार करें तो हवा पानी की तुलना में पतली होती है, इसका मतलब हवा विरल माध्यम है और पानी कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। तो ही चीज ध्यान देना, इस नियम को विशेष तौर पर ध्यान देना। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, देखना ये विरल है, ये सघन है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखो अभिलंब को झुक गई है ना, लेकिन इसका देखना पहला नियम मैं लिखा हूं ना, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और दूसरा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, जैसे यहाँ पानी से हवा में, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखना यूं सीधे जाना चाहिए था लेकिन अभिलंब से दूर हट गई है, देखो यहाँ पर चलाया है, यहाँ पर अभिलंब को झुका था, यहाँ अभिलंब से क्या हुआ है, दूर गया है। ये नियम विशेष तौर पर ध्यान देना। अब है अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम यहाँ से आप कह सकते हैं, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, वही पहला नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। देखना एक ही बिंदु पर मिले हुए हैं। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु कहते हैं इसको, हम आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये कोण θ1 लिया हो या I ले लो तब भी चले, θ1 ले लो तब भी चले। अच्छा, इस कोण को हम आपतन कोण कहेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण। अब देखना ये नया है, इस कोण को अपवर्तन कोण कहा जाता है। अब वहां पर परावर्तन कोण होता था, परावर्तित किरण के बीच में बनता था, ये अपवर्तित किरण के बीच में बना है, इसलिए इसको हम अपवर्तन कोण कहेंगे। यहाँ पर आप अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो वहां पर देखना आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता था, लेकिन यहाँ पर देखना आपतन कोण, अब देखना साफ साफ अलग अलग दिख रहा है कोण, बराबर तो होगा नहीं। यहाँ नियम क्या है, जो आपतन कोण है θ1,
की साइन, अभी त्रिकोणमिति का एक मैथमेटिक्स है, आपको गणित में पढ़ने को मिलेगा, 10वीं की गणित में 8वां या 9वां चैप्टर है, तो देखना ध्यान से, आपतन कोण θ1 की साइन तथा अपवर्तन कोण θ2 की साइन का अनुपात नियत होता है। नियत का मतलब कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, बदलता नहीं है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अब देखना इसको दर्शाया गया है n21, यहाँ पर देखना n अपवर्तनांक को n द्वारा दर्शाते हैं। अब यहाँ 21 है, इसको पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं। पीछे देखो एक लिखा है ना, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, कहते हैं, अर्थात sin θ1 बटे sin θ2 बराबर नियतांक, या sin θ1 बटे sin θ2 बराबर n21 लिख सकते हैं, और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, अब अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक का मतलब अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चालों का अनुपात। तो अपवर्तनांक के दो प्रकार हैं। सबसे पहले सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? माध्यम एक में प्रकाश की चाल v1 और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 के अनुपात को माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक n21 कहते हैं। अब देखना, n21 मतलब v1 बटे v2, जो यहाँ पीछे वाला है वो ऊपर है, जो आगे वाला नीचे, मतलब n21 मतलब v1 बटे v2, माध्यम एक में प्रकाश की चाल माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहते हैं। अब उसी तरह से लिखा हूं VAG बराबर VG बटे VA। G का मतलब ग्लास, ग्लास मतलब कांच, A मतलब एयर, एयर मतलब हवा। यहाँ पर देखना, कांच में प्रकाश की चाल और हवा में प्रकाश की चाल के अनुपात को कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक कहते हैं। इस तरह से परिभाषा बना सकते हैं। अब है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? शून्यावकाश में प्रकाश की चाल को C द्वारा दर्शाते हैं, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। शून्यावकाश में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब n बराबर C बटे V। अगर माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना है तो n1 बराबर C बटे V1, मतलब माध्यम एक में प्रकाश की चाल। माध्यम 2 का निकालना है तो C बटे V2। C मतलब शून्यावकाश में प्रकाश की चाल, V2 मतलब माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अब जैसे कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना है तो Ng बराबर C बटे Vg। तो कहने का मतलब कि यहाँ शून्यावकाश में प्रकाश की चाल बटे कांच के प्रकाश की चाल। तो इस तरह से जो भी टॉपिक्स मैं बताया हूँ, इन सबकी आवश्यकता आगे जब मैं पढ़ाऊंगा उनमें पड़ेगा। बड़े महत्वपूर्ण नियम, रूल्स, रेगुलेशन है, इनको खूब अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। ओके।